चलिए तो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके 28 अक्टूबर की सभी शिफ्ट के प्रश्न, लाइक फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, सभी के प्रश्न देखेंगे। ये जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो सभी ऑथेंटिक है, रियल है, जो आपकी शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन भी देखेंगे, उसके आंसर भी देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, तिलैया बांध किस राज्य में बना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। तो याद रखेंगे ये तिलैया बांध जो कि है झारखंड की कोडरमा जिले में बराकार नदी पर बना है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो झारखंड वो भी बोला गया तो वो आपका सही हो जाएगा, और झारखंड की कोडरमा जिले में भी बोला गया तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ से वाले और एक्स्ट्रा देख लेते हैं कि यह बांध दामोदर घाटी निगम डीवीसी ने बनाया था। याद रखेंगे यह बांध दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में शामिल 4 बहुउद्देशीय बांधों में से पहला था। इसे 21 फरवरी 1953 को खोला गया तथा तिलैया बांध के बारे में कुछ ऐसे और बातें हैं कि यह जो कि बांध है वो 1200 फीट लंबा और 99 फीट ऊंचा है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इस बांध को बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था और इस बांध में 4 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है, इसलिए हम अगर एनालिसिस करा रहे हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी करा रहे हैं ताकि कोई ना कोई क्वेश्चन तो फंसे और आपका नंबर पक्के हो सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इस बात से 4 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है और यह बांध जो कि है 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कौन सा बांध है याद रखेंगे आप, तिलैया बांध जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कुतुब मीनार का आकार कैसा है, ये पूछ लिया गया था। तो इसके बारे में पूरा ध्यान रखिएगा कि इससे संबंधित जो भी पूछ लिया जाए आप बना सके। ठीक है, ज़्यादा ही कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी आपकी 73 मीटर, यानी कि 239.5 फुट। ठीक है, इसका आधार 14.32 मीटर व्यास का है और शिखर पर इसका व्यास 2.75 मीटर है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यह मीनार 5 मंजिला है, ये भी आप याद रखेंगे। इसकी पहली 3 मंजिल लाल बलुआ पत्थर से बनी है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसकी जो पहली 3 मंजिल है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी है और आखिरी 2 मंजिल जो की है संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनी है। तो ये भी याद रखेंगे आप। पहले की 3 मंजिलें बलुआ पत्थर से और 2 मंजिलें जो की है वो संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक है, कुतुब मीनार का आधार अफगानिस्तान की जाम मीनार की तरह अष्टकोशीय है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इस मीनार में 379 सीढ़ियां हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और कुतुब मीनार में चारों ओर बने अहाते में कई भारतीय कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कुतुब मीनार को यूनेस्को के विश्व धरोहर घोषित किया गया था, ये भी आप याद में रखेंगे। तो ये सभी चीज़ें इस कुतुब मीनार से संबंधित बनती है, जिसको मैंने आपको बता दिया है। ऐसा हो सकता है कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आपको बता दिया जाता है। एक क्वेश्चन था आपका माई लाइफ माई म्यूजिकल किसकी आत्मकथा, ये पूछ लिया गया था। ठीक है, ये पूछा गया था कि माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी आत्मकथा, ये पूछ लिया गया था। तो याद रखेंगे आपके पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। यह पुस्तक साल 1968 में प्रकाशित हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि माई लाइफ माई म्यूजिक कब प्रकाशित हुई थी या फिर कब इसकी स्थापना हुई थी, हो सकता है कि कब इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये होगा आपका यह पुस्तक जो कि 1968 में प्रकाशित हुई थी। इसमें रविशंकर ने अपने संगीतकार और सितार वादक के रूप में करियर पर प्रकाश डाला था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसी में ध्यान रखेंगे कि इस पुस्तक में उन्होंने एक युवा नर्तक से ग्रैमी पुरस्कार विजेता बनने तक के अपने सफर का वर्णन किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और रविशंकर भारत के महान संगीतकारों में से एक थे। वे भारतीय संगीत को पश्चिम में पेश करने के लिए जाने जाते थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो वही एक क्वेश्चन था आपका उत्तर पूर्व राज्यों का जनसंख्या घनत्व क्रम पूछ लिया गया था। तो इसमें हम पूरा देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या शामिल है इसमें। ठीक है, तो उत्तर पूर्व राज्यों के जनसंख्या घनत्व के बारे में जो, लेकिन देखिए चीज़ें हम इसमें क्या देखेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछी जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो कि है बिहार है, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। और यहाँ प्रति वर्ष किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। वही केरल की बात करेंगे तो केरल का जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। और वहीं हम सबसे कम की बात करेंगे ना, तो सबसे कम हमारा होगा अरुणाचल प्रदेश में। ये सेम क्वेश्चन आपकी एसएससी एफटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें बहुत से सारे क्वेश्चन फंसे हैं तो उसको वीडियो जाके हम देख सकते हैं। ये क्वेश्चन में पूछ लिया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 17 लोग रहते हैं, ये भी याद रखेंगे, है ना। और वहीं हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
ध्यान रखेंगे यहाँ पास। और बात करें भारत की राजधानी में जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसमें है आपको पता चल गया होगा यहाँ पास, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि कोई सभी क्वेश्चन कहीं भी से उठा के पूछ लिया जा रहा है, इसलिए आपको सभी चीज़ें बताकर चलनी पड़ रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, गोवा में गणेश चतुर्थी पर कौन सा नृत्य किया जाता है करके। ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले, लेकिन इसको घुमा के फिर से पूछा गया है। मैंने उस वाले वीडियो में भी बताया था कि इसको फुगड़ी जो कि नृत्य है वही है आपका आंसर, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया था कि क्या क्या चीज़ें होती है करके। तो ये गोवा में गणेश चतुर्थी पर जो नृत्य किया जाता है वो है आपका फुगड़ी। फुगड़ी गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के कोंकण तटीय क्षेत्रों में कोंकणी समुदाय की कुछ महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे हिंदू धार्मिक त्योहारों के दौरान या ढालों जैसे अन्य नृत्यों के अंत में किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वही ये क्वेश्चन था आपका, पीटी उषा ने किस एशियाई गेम में रिकॉर्ड तोड़ा करके ये पूछ लिया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका, देखिए पीटी उषा ने 1985 में जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित एशियाई दौड़ कूद प्रतियोगिता में कई रिकॉर्ड बनाए थे। उन्होंने 100, 200, 400, 400 बांधा और 4x400 रिले में 5 स्वर्ण पदक जीता था। तो ये भी आप याद रखेंगे, सन कौन सा, 1985 में, ठीक है। और कब कितने में, तो 5 स्वर्ण पदक जीते थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या है, कांस्य पदक भी जीता था, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। और एक क्वेश्चन था आपका, आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल किस में नहीं किया जा सकता, ये पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इससे संबंधित आंसर क्या बनता है आपका कि आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल किसी बिल की राशि को कवर में नहीं करने आता है, ठीक, कवर करने में नहीं किया जा सकता है अगर वह बजट आवंटन से ज़्यादा हो। अगर ऐसे होता है तो अधिकारी को अनुदान को नियंत्रित करने वाले प्राधिकारियों को सलाह देनी चाहिए। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि बिल की राशि को कवर करने में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसी में और क्या चीज़ देख सकते हैं आपकी, आकस्मिकता निधि जो कि है अप्रत्याशित खर्चों और आपात स्थितियों के लिए नामित एक वित्तीय आरक्षित है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने इससे पहले इस चीज़ को नहीं जाना है कि आकस्मिकता निधि क्या होती है करके, तो ये ध्यान रखेंगे कि आकस्मिकता निधि जो कि है अप्रत्याशित खर्चों और आपात स्थितियों के लिए नामित एक वित्तीय आरक्षित है। भारत की आकस्मिकता निधि की शुरुआत 5 करोड़ रुपए की कोष से हुई थी। साल 2005 में बढ़कर या फिर इसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया था, ध्यान में रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 267 के मुताबिक संसद को आकस्मिकता निधि स्थापित करने का अधिकार है, ये भी आप याद रखेंगे। तो आकस्मिकता निधि संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, तो वो भी आप याद रखेंगे 267 में। और राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे भी मामला हो इस निधि को संभालते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंतर्गत आती है। देश की बात करेंगे, है ना, संघ की बात करेंगे, केंद्र की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के अंतर्गत आएगा। वही हम राज्य की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका राज्यपाल के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे। इसी में क्वेश्चन था आपका, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है करके, तो ये पता रहेगा आपको, भरत मुनि, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था एक क्वेश्चन PYQ संबंधी में कि नाट्य शास्त्र के रचयिता जो कि भरत मुनि थे। सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है जिसके रचयिता भरत मुनि थे। भरत मुनि का जीवन काल जो कि है ईसा पूर्व, देखो कितना बताया यहाँ पर, 400 से कितना बताया गया, देखिए 400 से कितना बताया गया, 900 ईसा पूर्व के मध्य किसी समय माना जाता है। लेकिन संगीत, नाटक और अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में भरत मुनि के नाटक शास्त्र का आज भी बहुत सम्मान है। तो हमें जानने वाली बात क्या है कि जो नाट्य शास्त्र है ना, उसके क्या बोलेंगे हम, रचयिता कौन है बोलेंगे, तो वो हो जाएगा आपके कौन, भरत मुनि, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन था आपका, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था करके, तो याद रखेंगे आपके मीराक मिर्जा घियास ने बनाया था। ये सेम क्वेश्चन आपके SSC-MTS में पिछले पहली शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, बता रहा था कि SSC-MTS और SSC-CGL में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो मीराक मिर्जा घियास जो भी है, इन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। एक क्वेश्चन था आपका, विश्व भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था करके, ये याद पूछा गया था। तो पोषक ट्रैक पर अपलोड 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माप डेटा में लगातार वृद्धि हुई। PTI नई दिल्ली वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 GHI जो कि है ना शॉर्ट फॉर्म में, भारत को 111वें स्थान पर रखा गया था, याद रखेंगे कौन सी स्थान पर, 111वें स्थान पर भारत को रखा गया था, ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन था आपका, मौलिक अधिकारों
मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में? इतना क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको सभी से पढ़ना चाहिए ये क्वेश्चन है ना, बहुत पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है और रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एसएससी एनालिसिस में। हमने सब बहुत बार कराया इस क्वेश्चन को कि मौलिक अधिकार जो कि 12 से 35 में है, ठीक है, याद रखेंगे। और इससे संबंधी बात है कि भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाने वाले हैं ये अधिकार प्राकृतिक में न्याय संहिता है और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में कोई सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मौलिक अधिकार जो कि है 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन था आपका, भारत ने पहली बार किस वर्ष के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक है ना में हिस्सा लिया था? ये पूछ लिया गया था। तो ध्यान रखें कि भारत ने पहली बार 1968 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में क्या किया था? भाग लिया था। 1984 के बाद से भारत ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की हर संस्करण में शामिल हुआ है। पेरिस 2024 खेलों में भारत ने पैरालंपिक में 13वीं बार हिस्सा लिया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन था आपका, भारत के न्यायवादी को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद की बात करेंगे तो 76 जो कि आर्टिकल 76 है, वो भारत के संविधान में न्यायवादी को किस अनुच्छेद नियुक्त किया गया पूछा गया, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, ठीक है। इसी में क्या चीज़ है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त हो, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, अमृता शेरगिल ए लाइफ, ये पुस्तक किसने लिखी है पूछ लिया गया था? तो अमृता शेरगिल, याद रखिए, अमृता शेरगिल ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी पूछा गया? तो याद रखेंगे यशोधरा डलमिया द्वारा लिखा गया था ये अमृता शेरगिल ए लाइफ, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया था पता नहीं, तो आपको पिछले शिफ्ट में देखने को नहीं मिला था। एक क्वेश्चन था आपके यहाँ पास, फीफा विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? ये पूछ गया, मतलब मेजबानी मतलब समझ रहे हो ना, किस देश में खेला गया था ये पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कतर ने की थी इसकी मेजबानी फीफा विश्व कप की। यह टूर्नामेंट 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के बीच आयोजित किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यह फीफा विश्व का 22वां संस्करण था, ये भी आप याद रखेंगे। इस टूर्नामेंट में 32 देशों की पुरुष राष्ट्रीय टीमों ने हिस्सा लिया था, ये भी आप क्या करेंगे याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था आपका, मणिपुर में रासलीला की शुरुआत किसने की करके क्वेश्चन पूछ लिया गया था पहले भी, कि तो किसने की थी यहाँ पास याद रखेंगे, राजा भाग्यचंद्र ने की थी यहाँ पास। राजा भाग्यचंद्र 18वीं शताब्दी के मितई सम्राट थे, ये भी याद रखेंगे, मितई सम्राट थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक सपने में इस नृत्य शैली, इसकी वेशभूषा और संगीत की कल्पना की थी। राजा भाग्यचंद्र ने साल 1779 में कार्तिक की पूर्णिमा पर पहली बार रासलीला का आयोजन किया था। इस रासलीला का आयोजन लंगबंधन महल के पास एक रास मंडप में 5 दिनों तक किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वहीं पे एक क्वेश्चन था आपका, नागरिक उड्डयन ने महानिदेशक कौन है? ये पूछा गया था, महानिदेशक कौन है? DGCA जो कि बोलते हैं ना उसको, तो याद रखेंगे आपके अरुण कुमार जो कि है नागरिक उड्डयन के महानिदेशक थे, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आरकुट द्वारा पोर्टो नावो में किसे पराजित किया गया था? ये पूछ लिया गया था। तो याद रखेंगे हैदर अली को, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश कमांडर सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टो नावो की लड़ाई में हराया था। यह लड़ाई की बात करेंगे तो लड़ाई 1 जुलाई 1781 को भारतीय उपमहाद्वीपों के पोर्टो नावो, ठीक है, वर्तमान के परंगीपेट्टाई तमिलनाडु में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सर अय्यरकुट की कमान के तहत 8,000 से ज़्यादा सैनिकों ने हैदर अली की कमान के तहत 40,000 सैनिकों को हराया था। तो देखिए बहुत बड़ी बात होती है। और ये क्वेश्चन भी यार कहाँ से पूछ लिया जाता है समझ नहीं आता, इतना दूर दूर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नहीं पूछना चाहिए था, ठीक है। वहीं पे याद रखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के जश्न की थीम क्या थी? ये पूछ लिया गया था। तो याद रखेंगे ये थोड़ा क्वेश्चन सही है, तो याद रखेंगे इसका जो थीम था वो था आपका राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, ये थीम था आपको 75वें जश्न का। इस जश्न को आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से भी जब मनाया गया, जो कि हमने मनाया था, है ना, अमृत महोत्सव बोलते थे उसको। पर यह महोत्सव भारत सरकार की पहल थी। इसका मकसद भारत की आज़ादी के 75 साल देश के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों की गौरवशाली इतिहास को मानना और याद करना था। तो याद रखेंगे। तो इसी में याद ध्यान रखेंगे कि इस महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई थी। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 को खत्म हुआ, ये भी चीज़ें आप क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे। वहीं पे क्वेश्चन था आपका, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य के लिए नहीं दिया जाता? ये पूछ लिया गया था। तो आपके ऑप्शन में था आपका विलासिनी नाट्यम, जो कि है इसके लिए नहीं दिया जाता है। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका, सुदर्शन की झील का निर्माण किसने कराया था? ये पूछ लिया गया था, या फिर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो याद रखेंगे कि सुदर्शन झील गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है।
इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त, है ना, पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा किया गया था। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 नाम देखने को आ रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा। पुष्यगुप्त वैश्य ने किसके 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 बोलने पर कराया था, तो वो होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर कराया था। तो ये चीजें आप दोनों को याद रखेंगे। वहीं पे क्वेश्चन था आपका मयूररज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है करके, तो इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं। आपके ऑप्शन में क्या दिया था वो आपको उसको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए, मयूररज्जु का जो मुख्य काम है ना, वो होता है कि काम प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना और समन्वय करना। मयूररज्जु के कुछ ऐसे काम है, देखिए कि मयूररज्जु स्पाइनल तंत्रिका और मस्तिष्क के बीच संवाद स्थापित करता है, ये याद रखेंगे। और यह मस्तिष्क से आने वाली उद्दीपनों का मार्ग प्रदान करता है, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका वैदिक काल के लिए कार्य करने वाला धर्म कौन सा, ये भी ये याद रखेंगे आपकी आर्य समाज जो कि है वैदिक काल के समय की कार्य करने वाला था धर्म था। एक क्वेश्चन था आपका अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, ये पूछ लिया गया था। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके SSC से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए कि ये जो कि है नागरिक के मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। यह अनुच्छेद नागरिकों को देशभक्त, राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग, है ना, 4 में आता है। इस अनुच्छेद में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन के जरिए 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन के जरिए 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका पाटलिपुत्र की भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये पूछ लिया गया था। तो याद रखेंगे कि हिमाचल में इन घाटियों को पाटलिपुत्र, कोटलिपुत्र और पिंजौर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। छोटी हिमालय और शिवलिक के बीच अनुदैर्घ्य घाटियां हैं जिन्हें पश्चिम में दन और पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यही पे एक क्वेश्चन था आपका जीवाश्म ईंधन किस चट्टान में पाए जाते हैं, ये पूछ लिया गया था। तो जीवाश्म ईंधन जो कि है तल छठी या फिर अवसादी चट्टान है। ठीक है, याद रखेंगे तल छठी या फिर अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन मृत पौधों और जानवरों के अवशेष होते हैं, ये लाखों साल में बनते हैं। ये अवशेष तलछट की परतों के बीच दबे होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। समय के साथ गर्मी और दबाव इन अवशेषों को ईंधन के रूप में बदल देते हैं, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और इस तरह कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन बनते हैं, ये भी आप याद में रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था जीवाश्म ईंधन की चट्टानें पाए जाते हैं, तो वो आप याद रखेंगे तल छठी और अवसादी, तल छठी या फिर अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, इतना आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था आपका स्थानांतरण कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि को दहिया के नाम से किस राज्य में जाना जाता है, ये पूछ लिया गया था। मैंने इसको आपको SSC MTS वाले पहले वाले स्क्रिप्ट में बताया था कि इसको हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत बोलते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत दहिया के नाम से स्थानांतरित कृषि, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, झोम कृषि के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या करते हैं जंगल को जला दिया जाता है, उसके बाद उसमें कृषि की जाती है, उसके बाद वैसे जो समझ रहे हैं ना आप उस चीज़ को किया जाता है। तो स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, झोम खेती बोलते, तो यही आगे होंगे आपकी काटो आप जलाओ खेती जो बोलते हैं ना, इसे यही है आपका। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसे दहिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में काट और दाह कृषि को वेबर या वेबियर, एक याद रखेंगे कि वेबर भी इसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत जाना जाता है चीज़ को, स्थानांतरित कृषि को। सेम क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछ लिया गया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो स्थानांतरित कृषि को दहिया के नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में काट और दाह कृषि को वेबर या दहिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन था आपका 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है करके। तो यहाँ पास आपका कंफर्म तो नहीं हो सकता कि 2022 का है कि 23 का पूछा था गया था करके। तो अगर 2022 की बात करेंगे तो बात हो जाएगा अनुसुईया उइके की। वही 2023 की बात करेंगे, अब ऐसा पूछ दिया गया होगा कि 2022 से 23 के बीच में कितने थे, तो याद रखेंगे अनुसुईया उइके भी आएगा और विश्व भूषण हरिचंदन भी आएगा, यहाँ पास याद रखेंगे। तो इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। 2023 के अनुसार बोलेंगे तो विश्व भूषण हरिचंदन बोलेंगे, और 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका अनुसुईया उइके। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे यहाँ पास। एक क्वेश्चन था आपका भूदान आंदोलन किसने शुरू किया गया था, ये पूछ लिया गया था। और ये शिफ्ट से क्वेश्चन आपकी पिछले वाले शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो भूदान आंदोलन जो की है विनोबा भावे द्वारा, है ना, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था 1951 में, याद रखिएगा। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, ये भी आप याद रखेंगे। और विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए, ये इसका मतलब था। ठीक है, तो भूदान आंदोलन किससे संबंधित है पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखेंगे, भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित था, ये याद रखेंगे, है ना। और शुरुआत कब की गई पूछा गया तो 1951 में, और किसके द्वारा की गई पूछा गया तो विनोबा भावे द्वारा। तीनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
एक क्वेश्चन था आपका, किस शासक ने अपनी माँ के लिए शहर की स्थापना की, ये पूछ लिया गया था, याद रखेंगे। तो यहाँ पास आएगा आपका कृष्णदेव राय का नाम आएगा, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, राजा थे, है ना। अब देखिए इसमें क्या चीज देखने के लिए है, तो नागलपुरम मंदिर शहर विजयनगर साम्राज्य शासन के कृष्णदेव राय के शासनकाल में उनकी माँ नागंबा देवी, है ना। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि आपकी कि कृष्णदेव राय की जो माता का क्या नाम था करके, तो याद रखेंगे माँ नागंबा देवी की स्मृति में बनवाया गया था, याद रखेंगे आप, नागलपुरम मंदिर शहर, ठीक है। इसलिए यह श्री नागलपुरम बन गया। इसका नाम बदलकर नागलपुरम करने से पहले इस गांव को हरिगंधपुरम के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कृष्णदेव राय ने जो कि है अपनी माँ नागंबा देवी के लिए शहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, भारत में हॉकी में कौन वर्ष गोल्ड मेडल नहीं जीता करके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि कौन कौन से वर्ष जीता गया था, तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि इन्होंने 8 बार जीता है टोटल, है ना, अभी तक में। पर पहली बार जीता था आपका 1928 में, और 1928 में जीती तो थी पहली बार। उसके बाद 1928 लेकर 1956 तक 6 बार जीता था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और लास्ट बार इन्होंने 1980 में जीता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इनमें से अगर जो आपको नहीं मिलेगा ना, वही आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसको देख लीजिएगा, पहली बार को 1928 बोलेंगे, लास्ट बोलेंगे तो 1980, ये भी आप याद में रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारत में हॉकी पहली बार कब जीता करके, तो याद रखेंगे 1928 में, और लास्ट बार कब जीता बोला क्या, तो वो भी आप याद रखेंगे 1980 में, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन था आपका, ललित कला अकादमी की स्थापना किसने की करके, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो देखिए, ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है जो 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, याद रखेंगे। कब बोला गया, तो 5 अगस्त 1994 में। और किसके द्वारा पूछा गया, तो बताएंगे भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। यह एक केंद्रीय संगठन है जो भारत सरकार द्वारा ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था। यह था मूर्तिकला, चित्रकला, ग्राफ कला, गृह निर्माण कला इत्यादि सभी चीजें की क्या थे, संबंधित थे, ठीक है। तो याद रखेंगे 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। वहीं पे एक क्वेश्चन था आपका, 2023 में किसे पद्म श्री मिला करके, तो यहाँ पास इसका ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा किस किस प्रकार से है। मैंने आपको यहाँ पास नाम और क्षेत्र बता दिए हैं कि किसको कब कब मिला था, ठीक है। देखिए 2023 में ना श्री गजानन जगन्नाथ माने को मिला था। ये किस क्षेत्र में मिला था बोला गया, तो आपको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया था इनको। एक था आपका श्री अंतर्यामी मिश्रा जो कि है, इनको दिया गया था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। वही बात करते हैं हम श्री नादोजा पिंडीपा नवहल्ली, है ना, मुनि वेंकटप्पा, ये चीज है, इनको मिला गया था आपका कला के क्षेत्र में, याद रखेंगे। और एक था आपका प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पाल, इनको मिला गया था आपका विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये आप याद रखेंगे। तो ये चारों जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। 2023 से संबंधित इनकी अगर आएगी तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका, रण उत्सव किस राज्य से संबंधित है करके पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन सेम पूछ लिया गया एक बार आपकी और एग्जाम में। तो रण उत्सव हर साल गुजरात पर्यटन द्वारा नवंबर के अंत साल नए साल की फरवरी तक मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नवंबर के अंत से, है ना, मतलब दिसंबर के शुरू होने से फरवरी तक मनाया जाता है। इस उत्सव को व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो रण उत्सव को और किस नाम से जाना जाता है पूछ लिया गया, तो याद रखेंगे व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल करके, ठीक है। और कहाँ कौन से राज्य से संबंधित है पूछा गया, तो याद रखेंगे कि गुजरात से संबंधित है। एक क्वेश्चन था आपका, माधवपुर मेला कितने दिनों के लिए लगता है करके, ये पूछ लिया गया था। तो ये 4 दिनों के लिए लगता है, ठीक है। और इसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तरी राज्यों की कला, नृत्य, संगीत, कविता, कहानी कथन और लोक नाटक की जीवंत संस्कृति प्रस्तुति देखने को मिलती है, ये याद रखेंगे, जिसका उद्देश्य दोनों क्षेत्रों की समृद्ध संस्कृतियों को एकीकृत करना होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि माधवपुर मेला किससे संबंधित है करके, तो याद रखेंगे संस्कृतियों को उत्सव संबंधी, उसमें क्या किया जाता है, कविता, संस्कृति जो भी है ना, संगीत, कहानी, लोक नाटक, इन सभी चीज की प्रस्तुति वहाँ की जाती है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है आपका, संस्कृति को मतलब बढ़ावा देना दोनों क्षेत्र के, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, कौन सी नदी परियोजना है करके, तो इसका भी ऑप्शन आपको मेरे को नहीं मिल पाया था, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपका भांगड़ा नागल की परियोजना जो कि है ना, और इससे लाभ होने वाली पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजना है, तो याद रखेंगे। तो अगर आपका ऑप्शन में भाखड़ा नागल की संबंधित चीजें आएगी तो वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक यही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन था आपका, डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद किस से संबंधित है करके, ये भी क्वेश्चन आपके पहले वाले शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 37 में ना, अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग
चौथा, डीपीएसपी में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। फिर भी ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, ये भी याद रखेंगे। और डीपीएसपी से संबंधित शेष प्रावधानों का उल्लेख आगे के अनुभागों में विस्तार से किया गया है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 37 से संबंधित रहेगा ये अनुच्छेद जो कि है, और इसका फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे यहाँ पर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक।